ये कहानी का 8वां भाग है, तो कहानी को समझने के लिए कहानी का पिछला भाग जरूर सुन लीजिए। अब आगे नील अथर्व से आकर बताता है कि अनामिका की शादी हो रही, वो भी कल। अथर्व पर वो ठाकुरों की बेटी है, इतनी जल्दी कैसे? ना कोई रस्म ना कोई रिवाज, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है नील? और तुम्हें पता है उसकी शादी किससे हो रही है? अथर्व होगा कहीं का राजकुमार, किसी रियासत का। नील नहीं, उसकी शादी मंत्री के बेटे से हो रही है। अथर्व हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की उस मंत्री के बेटे से अनामिका की शादी करने की? लगता है अब राज से पर्दा उठाने का समय आ गया है। कल सबको कह देना, तैयार रहे। अब हम और किस बात का इंतजार करें? आखिर अनामिका को अब तक पता नहीं था कि उसकी शादी तय हो चुकी है, क्योंकि उसको कैसे बताए ये बात ठाकुर को समझ ही नहीं आ रही थी। पर आखिर उसे बताना तो था ही। अनामिका अब तक बैठी हुई यही सोच रही थी कि अथर्व ने उसे क्यों नहीं बचाया। तभी वो अपने पापा के कमरे की तरफ जाती है। ठाकुर, अच्छा हुआ माँ जो उस लड़के ने हमारी लड़की को बचा लिया, वरना आज पता नहीं वो कैसी होती। अम्मा जी, ये तो अच्छा ही हुआ जय सिंह की उस अथर्व ने उसे बचा लिया, पर उसका हमारी पोती के पास आना हमें रास नहीं आया, और इसका हिसाब तो उसे अब अपने खून से ही चुकाना होगा। अनामिका ये सब खड़ी होकर सुन रही थी, और वो अचानक दीवार से लग जाती है और गहरी सांस लेती है और सोचती है कि वो कितनी गलत थी। तभी वो अपने पापा के कमरे में जाती है। जय सिंह उसे बैठने के लिए कहते हैं। अनामिका को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जय सिंह उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, कल शाम को तुम्हारी शादी मंत्री जी के बेटे प्रकाश से तय कर दी गई है। अनामिका को ये सब सुनकर अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अनामिका, पापा हमारी मर्जी जाने बिना आपने शादी तय कर दी। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि किसी ने हमारी मर्जी पूछना तक जरूरी नहीं समझा? जय सिंह, बेटा हम क्या करते, सब इतनी जल्दी में हो गया, और उन्होंने कहा है कि वो शादी कल ही करना चाहते हैं। अनामिका, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। अनामिका गुस्से में उठती है और वहां से जाने लगती है। तभी अम्मा जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो हम अपनी जान दे देंगे। ये सब सुनने के बाद अनामिका के पास कहने को कुछ नहीं था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर कल शादी इतनी जल्दी पर क्यों? पर सारे सवालों का जवाब एक ही था कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान जाए ये उस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। अनामिका वहां से निकल जाती है और छत पर चली जाती है। रात का वक्त था, गांव में चारों ओर रोशनी हो रही थी, पर अब जो अंधेरा आने वाला था शायद उसका एहसास किसी को नहीं था। दूसरी तरफ वहीं से 10 किलोमीटर दूर अथर्व और नील भी छत पर खड़े थे। अथर्व के हाथ में आज बियर थी और वो बस पिए जा रहा था। नील अथर्व को संभालते हुए कहता है, आज इतनी पीने की वजह क्या है? अथर्व, क्योंकि कल जो होने वाला है उसका इंतजार है। पर एक बात समझ नहीं आती, आखिर ठाकुर अपनी बेटी के साथ ऐसा कर क्यों रहा है? अरे इकलौती बेटी है, इतनी सुंदर है, और एक दिन में शादी, ना कोई रस्म ना कोई रिवाज, ऐसी भी कौन सी आफत आ पड़ी है इनके ऊपर? नील, ये सब मैं भी सोच रहा हूँ सर, पर एक बात थी जो मैंने आपको नहीं बताई, मुझे लगा वो जरूरी नहीं है। अथर्व, कितनी बार कहा है हमें सर ना बुलाया करो, उसका भी वक्त आएगा। बताओ कौन सी बात है? नील, कल अनामिका 18 साल की होने वाली है, 2 बजे के बाद ये मैं पता लगवाया है। अथर्व, ये कोई छोटी बात नहीं है, पर अच्छा हुआ पता किया, अब आएगा ना मजा। भिड़ू, सब लोगों से कह देना तैयार रहे, खून खराबा भी हो सकता है। पापा को कुछ मत बताना, हम खुद उन्हें बता देंगे। नील, एक बात समझ नहीं आती हुकुम, आप उसकी शादी होने से इतने बेचैन क्यों हो? आखिर आपको भी पता है उन ठाकुरों ने क्या किया था हमारे गांव वालों के साथ। अगर आपके पापा ना होते तो आज इस गांव में कोई नहीं होता। अथर्व, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, हम उसके बारे में अब नहीं सोचते। सबसे पहले क्या नाम बताया था तुम्हें उसका? प्रकाश, उसके बारे में पता करो, कल ये प्रकाश का अंधेरा होने वाला है। नील, हाँ सब कुछ सुबह तक आपके सामने होगा, आप चिंता ना करें।
अथर्व नील को सब कुछ समझकर सोने चला जाता है, पर उसका मन नहीं मान रहा था कि जिस लड़की से आज वो मिला कल उसकी शादी हो जाएगी। इतनी बेचैनी उसे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही थी, और वो ये सब सोचते हुए कब सो गया उस पता ही नहीं चला। अनामिका छत पर खड़ी सोच रही थी कि आखिर अब उसकी शादी हो जाएगी उससे जिसे वो जानती तक नहीं है, जिसने उसे देखा तक नहीं है। दिल में दर्द था पर वो इतनी कमजोर नहीं थी कि रोने लग जाए। एक बात फिर से गहरी सांस ली और सोने चली गई। सुबह की पहली किरण के साथ सब सुबह उठ जाते हैं। अब तक पूरे गांव में पता चल चुका था कि ठाकुर साहब की बेटी की शादी है। सब लोग तैयारी में लगे थे। चारों तरफ हवेली में खुशी थी, बस अनामिका को छोड़कर। खुशबू अनामिका के पास आती है और उसे जगाती है। अनामिका, तू आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई? अपनी शादी का न्योता देने आई है क्या? ये कहकर वो हंसने लग जाती है। खुशबू, तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, तू खुश हो रही है। अनामिका, जरूरी नहीं कि हर कोई अपना दुख दिखा दे। कुछ जख्म दिल में हो तो ही अच्छा लगता है, वरना दुनिया सौदा करती है। और ये शादी भी आखिर एक सौदा ही तो है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इनकी बेटी भी हूँ। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो अनामिका को गले से लगा लेती है और वापस चली जाती है। आखिर ये कैसी शादी थी जिसमें कुछ नहीं था, पर कहीं ना कहीं कुछ होने की उम्मीद थी जिसकी तैयारी अथर्व कर चुका था। सभी लोग अब तक उठ चुके थे और शादी की तैयारियों में लग गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, पर अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। शादी की रस्में भी मात्र एक झूठा दिखावा था, पर क्या करे, आखिर शादी करवानी थी तो ठाकुर को ये सब करना ही पड़ा। अनामिका उठकर बाहर जाती है और खुली आसमान में हाथ फैलाकर ऊपर देखती है, पर पता नहीं क्यों वो आज सांस भी नहीं ले पा रहा थी। आज वो से रिश्ते में बंधने जा रही थी जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे और शादी की रस्में शुरू हो गई। क्योंकि शाम को शादी थी जो आज ही सब कुछ करना था, इसलिए सबको हुक्म था कि सब जल्दी जल्दी काम करे। तभी एक एक नौकर आकर ठाकुर को कहता है कि हो सकता है आज पास के गांव वाले हम पर हमला कर दे, क्योंकि मैंने सुना है वो अपने सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ठाकुर ये बात सुनकर सब समझ जाता है कि आखिर उन्हें कुछ पता चल गया है। भी जय सिंह ठाकुर सभी लोगों को बुलवा लेता है और कहता है, आज हवेली में पहरा बढ़ा देना, याद रहे कोई भी अंदर ना आए। सब लोग उनकी हाँ मैं हाँ मिला देते हैं। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सब बस अपने बारे में सोच रहे थे, जैसे कि अनामिका की किसी को फिक्र ही नहीं है। खैर, अब शाम का वक्त हो गया था और सारी तैयारियां हो चुकी। तभी कुछ लड़कियां अनामिका के पास आती है और कहती है, हमें हुक्म ने भेजा है, आपको तैयार करना है। अनामिका, उनको कह दीजिए हम खुद आ जाएंगे और तुम जाओ यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तभी वो लड़कियां तो वहां से चली जाती है, पर दीपिका और पुष्पा वहां आ जाती है। दीपिका, तू अब भी मना कर सकती है, चली जा यहाँ से। वो लड़का तेरे लायक है नहीं, पूरा गुंडा है। वो लड़कियों को कुछ नहीं समझता, उसकी करतूत तो सारा गांव जानता है। फिर क्यों तेरे पापा जिद पर अड़े हैं? अनामिका, मैंने कितनी बार कहा है मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम सब जाओ यहाँ से। और अनामिका वहां रखा आईना गुस्से में फेंकती है और वो टूट जाता है। पुष्पा, यार इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अब भी कुछ हो सकता है ना? अनामिका, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होना है। अनामिका जैसे तैसे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को पता नहीं चले, पर उसके दिल की हालत कोई नहीं समझ सकता था। वो चाहकर भी रो नहीं सकती थी क्योंकि उसे दिखावा करने का शौक नहीं था। अथर्व का घर। अथर्व नील को बुलाता है और कहता है, मुहूर्त याद है ना कब का है? एक हम जाएं और वहां स्वाहा स्वाह हो जाए। नील, सब कुछ याद है सर, बस आपके ऑर्डर की देर है अब तो। अथर्व, हाँ आज बहुत से हिसाब चुकाने हैं सबके। खैर तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। सबको कहना वो वहां पहुंच जाए, मैं सीधा आ जाऊंगा। तभी अर्णव वहां आता है और कहता है, भाई कहीं जंग लड़ने जा रहा है क्या? मुझे तो खून खराबे से डर लगता है।
मैं नहीं जाऊंगा देख। तो अथर्व उससे कहता है, तुझे ले भी कौन जा रहा है। ये कहकर अथर्व तैयार होने चला जाता है। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इसे अपनी किस्मत मान बैठी थी। मंडप सज चुका था, दुल्हन तैयार थी, बारात दरवाजे पर खड़ी थी, चारों ओर पहरा था और गांव में बहुत ही ज्यादा खुशी थी कि आज अनामिका की शादी है, वो भी मंत्री के बेटे से। पर असल में आज हवेली से डोली नहीं अर्थी उठने वाली थी। अनामिका जिंदा तो रहती इस शादी के बाद, पर शरीर से जिंदा होना कोई जीना नहीं होता है। तभी ठाकुर के पास एक आदमी आता है और कहता है, ठाकुर साहब बहुत गजब होने वाला है, आज खबर तो ऐसी ही मिली है। तो जयसिंह उसे हुक्म देते हैं कि अगर कोई भी सामने आए तो उसे गोली से उड़ा देना, पर ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। और वो आदमी वहां से चुपचाप चला जाता है। मानो आज ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका का कोई है ही नहीं, वो इन सब के बीच अकेली है। खैर अब समय हो चुका था और पंडित जी अम्मा जी को कहते हैं कि दुल्हन को बुलाया जाए। समझ किसी को भी नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, पर ये सिर्फ एक राज था जो कोई नहीं जानता था। पवन मंत्री के बेटे का नाम आखिर अब मंडप में बैठा था और वो अनामिका का इंतजार कर रहा था। इतने में अनामिका भी आ जाती है। उसके उदास चेहरे पर वो शादी का जोड़ा कमाल लग रहा था। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी हमेशा लगती थी, पर वो आज खुश नहीं थी, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। अनामिका ऊपर से नीचे आती है और अम्मा जी इसे ले जाकर पवन के पास बिठा देती है और जयसिंह पंडित जी को कहता है कि शादी की रस्में शुरू करे। पंडित मंत्र पढ़ने लगता है और शादी की विधि शुरू हो जाती है। कोई वरमाला नहीं, कोई सगाई नहीं, क्योंकि यह सिर्फ शादी से मतलब था। पंडित भी मंत्र पढ़ने लगता है और कहता है, वर का हाथ वधू के हाथ में दीजिए, और वो बाकी मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी बाहर से गोलियों की चलने की आवाज आती है। जयसिंह अपने लोगों को कहता है, जो भी आए उसे मार दो, पर ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। पवन पंडित को कहता है, पंडित तू फेरे शुरू कर दे, बाकी मंत्र बाद में पढ़ लेना। बाहर गोलियों का शोर शराबा हो रहा था। पंडित फेरे के लिए अनामिका को खड़ा कर देता है और पवन अनामिका का हाथ पकड़ने लगता है। तभी एक दंदनाती हुई गोली आकर पवन के हाथ में लगती है। अनामिका सामने देखती है तो उसके सामने अथर्व हाथ में गन लेकर खड़ा था। जो भी अथर्व के सामने आ रहा था वो उसे गोली से उड़ा देता और अनामिका बस उसे देख रही थी। सभी लोगों को लग रहा था कि पास में गांव वालों ने बदला लेने के लिए हमला किया है। तभी अथर्व को एक गोली उसके कंधे में आकर लगती है और उसके हाथ से गन गिर जाती है। कर सभी लोग उसे घेर लेते हैं। जयसिंह उसके पास आता है कर कहता है, जानता हूं मैं राणा जी का खून है, अपनी दुश्मनी जरियर निभाएगा, पर यहाँ आकर तूने अच्छा नहीं किया तेरे बाप के साथ, अब तू भी मरेगा। और जयसिंह उसे मारने का हुक्म दे देता है। ऐसे ही मोटिवेशनल रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप लोग भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। हम जरूर वैसी ही कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।